ऑलराइट, ठीक है। सो आई स्टार्ट द स्क्रीन शेयर, जस्ट लेट मी नो जैसे आपको स्क्रीन दिखे ना दिखे जो भी रहेगा, जस्ट लेट मी नो दैट। ऑलराइट, आई गेस आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, sir. हाँ जी, ठीक है ठीक है। Okay, let's have a look over here what we have done in the last class and let's go beyond. हाँ जी, गुड इवनिंग। जो बच्चे अभी भी आ रहे हैं सबको गुड इवनिंग। ठीक है, सो हमने लास्ट क्लास में बात किया था अबाउट द सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन सब के बारे में हमने बात किया था। वी हैव डिस्कस ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो या कोई चीज आपने घर जाके पढ़ी और आपको समझ नहीं आई हो तो प्लीज आप मुझे बता सकते हो कि सर ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, ये वाले पार्ट में डाउट है, ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हैं मुझे। ऑलराइट, आई एम अज्यूमिंग अपैरेंटली ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डन ना, हमने यहाँ पे रोल्स देखे थे, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे कुछ रोल्स देखे थे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। हमने 3 देखे थे और हमने एक छोड़ दिया था, एक हमने लाइक साइड में कर दिया था कि यार ये हम बाद में देखेंगे। तो हम यहाँ पे रोल्स को यहाँ पे थोड़ा सा एक बार फिर देख लेते हैं। सो रोल्स में हमने क्या देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, दैट वी हैव सीन कि दे आर गोइंग टू बी सिलेक्टिवली परमिएबल, एक्सक्यूज मी, ये हमने देखा था। दे आर द साइट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन, कई सारे रिएक्शन वहां पे होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन आपके वहां पे हो जाएंगे। इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट, जो मैंने यहाँ पे आपको एक पिक्चर बना के भी आपको दिखाया था यहाँ पे। दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट का मतलब ये होता है कि आप एक मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरे पे, एक साइड से दूसरे साइड पे आप भेज रहे हो, राइट। मतलब ये साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर से आप उसे बाहर भेज रहे हो या बाहर से अंदर ला रहे हो। दैट कैन बी डन यूजिंग दिस प्रोटीन चैनल्स, ये किया जा सकता है यूजिंग दिस प्रोटीन चैनल्स, और इसको ही हम यहाँ पे बोलते हैं हमारा दैट बिकम्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ माय ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड इन, आरुषि एंड एवरीवन। ओके, सो ये हमने यहाँ पे देखा था लास्ट क्लास के अंदर कि यार इनके रूल्स क्या होते हैं। सो आई होप सबको यहाँ पे रूल्स क्लियर है। फटाफट यस बोल दो अगर रूल्स क्लियर है तो सबको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, अब हमने आखिरी वाला रूल यहाँ पे देखना है। रूल है यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल सिग्नल्स, दैट इज वन ऑफ द अनदर रूल। एक और रूल है आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल सिग्नल्स। तो ये देखते हैं ये यहाँ पे क्या करता है आपका। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने हार्मोन्स पढ़े होंगे कभी ना कभी, बचपन में भी आपने हार्मोन्स पढ़े होंगे, है ना। Yes, sir. एक भी हार्मोन का नाम बताओ क्योंकि मुझे तो याद नहीं आ रहा, एक भी हार्मोन का नाम बता दो। Insulin. Vasopressin. ठीक है, मैं वैसोप्रेसिन लेता हूँ, ठीक है। अभी सो समझो आपका ये सेल है, समझो आपका ये सेल है और ये सेल है किडनी के अंदर, समझिए आपका सेल है किडनी के अंदर और इसके ऊपर लगा हुआ है एक यहाँ पे मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन लगा हुआ है इसके ऊपर। देखो ये है मेम्ब्रेन इसकी, आई थिंक ये है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पे एक प्रोटीन लगा हुआ आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये जो प्रोटीन यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो प्रोटीन यहाँ पे लगा है, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे रिसेप्टर, इसको मैं इवन कह सकता हूँ एज अ रिसेप्टर, ठीक है। जो लोग नए नए आए हैं क्लास के अंदर अभी भी, हमने बस चालू ही किया, हमने कुछ नया अभी तक किया नहीं है। तो समझो आपको यहाँ पे आपके पास सेल है, सेल के ऊपर आपको ऑब्वियसली मेम्ब्रेन होगी उसकी, और मेम्ब्रेन पे आपको यहाँ पे एक प्रोटीन लगा हुआ है। अब ये प्रोटीन क्या करेगा ना, आपका जो हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन, आपका जो हार्मोन है वैसोप्रेसिन, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। आपका जो हार्मोन है, समझो आपके यहाँ पे हार्मोन है, यहाँ पे ये आपका ये हार्मोन स्क्वायर वाला, ये आएगा और ये आके बैठेगा इस रिसेप्टर के ऊपर, इस प्रोटीन के ऊपर वो आके बैठेगा। अब जैसे मेरा वैसोप्रेसिन जो यहाँ पे है, आई विल जस्ट राइट ओवर हियर वीपी, वैसोप्रेसिन जो मेरा यहाँ पे है, जैसे वो इसके ऊपर आके बैठेगा, क्या होगा, ये एक सिग्नल भेजेगा सेल की तरफ। इट विल सेंड द सिग्नल टू द सेल, और सेल फिर क्या करेगा, सेल फिर उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो हार्मोन है यहाँ पे, आपका जो हार्मोन है यहाँ पे वैसोप्रेसिन, ये आपका इंटरेक्ट कर रहा है आपके मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए प्रोटीन के साथ। इसने जाके क्या किया, इसने जाके इंटरेक्ट किया, इसने कुछ अलग नहीं किया, इसने जाके इंटरेक्ट किया विद प्रोटीन ऑन मेम्ब्रेन, उसके साथ जाके इसने इंटरेक्ट किया। और जब इसने इंटरेक्ट किया इस मेम्ब्रेन वाले प्रोटीन के साथ, तो क्या करेगा, सेल को पता चलेगा कि अच्छा हार्मोन आया है। हार्मोन को अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है, सेल को पता चल जाएगा। अब सेल क्या करेगा, सेल देगा अपना रिस्पॉन्स, सेल विल गिव अ राइट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। अब वो रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है, रिस्पॉन्स हो सकता है नए प्रोटीन बनाना, रिस्पॉन्स हो सकता है
सेल को डिवाइड करवाना, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे आपका सेल यहाँ पे रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो होता क्या, यहाँ पे आपने सिग्नल को लिया, तो मैं कह सकता हूँ कि बाहर का जो सिग्नल था, ये जो वैसोप्रेसिन था, इसको मैं इवन कह सकता हूँ दैट वाज वन ऑफ द आउटर सिग्नल, दैट वाज वन ऑफ द सिग्नल। एक बाहर का एक सिग्नल था जो आपने कंडक्ट कराया सेल के अंदर। कह सकता हूँ ना मैं बेटा कि जो मेरा बाहर का जो सिग्नल था, इसको मैंने अल्टीमेटली सेल तक पहुंचाया, सेल के अंदर तक मैंने इसे पहुंचाया। उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी चीज को लिखा हुआ है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल सिग्नल्स। ये आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द मेम्ब्रेन। क्यों कर पाए आप ये? क्योंकि मेम्ब्रेन के ऊपर आपका लगा हुआ है यहाँ पे आपका प्रोटीन, और उस प्रोटीन ने इंटरेक्ट किया, ये जो प्रोटीन यहाँ पे लगा हुआ था ना बेटा, इसने इंटरेक्ट किया, एंड दैट्स हाउ ही टुक अप द सिग्नल फ्रॉम द आउटसाइड, और उस सिग्नल को कन्वे किया टुवर्ड्स द सेल। क्या ये वाला पार्ट समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, जो नो कह रहे हैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि देखो बेटा, इतना तो आप समझ सकते हो, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ वापस से। देखो बेटा, आप इतना तो समझ सकते हो कि समझो ये आपकी मेम्ब्रेन है, समझो ये आपकी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके ऊपर लगे हुए कुछ प्रोटीन, इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे कुछ आपके प्रोटीन लगे हुए हैं। अब ये जो प्रोटीन होंगे ना, ये बाहर वाले जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अगर बाहर का जो मॉलिक्यूल है, समझो फॉर एग्जांपल आपका कोई हार्मोन है, जैसे आपका ये बॉक्स वाला हार्मोन है, तो जब ये हार्मोन आके इस प्रोटीन पे बैठेगा, येलो वाले प्रोटीन पे जो मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है, तो हो क्या रहा है एक्चुअली, आप बाहर से सिग्नल आप ले रहे हो, आप बाहर से एक सिग्नल को आप ले रहे हो, और वो सिग्नल लेने के बाद आपका जो सेल होगा वो एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देगा कि उसे रिस्पॉन्स क्या करना है, उसे डिवाइड होना है या जो भी करना है वो रिस्पॉन्स देगा। तो वो सिग्नल को जब आप लेते हो, दैट इज गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ योर रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल सिग्नल्स। ये करने में आपकी मदद करता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या अब समझ आया आपको ये पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. So this is something what happens over there. तो ये है मेरे रोल्स ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आपको राइट अप में भी आपको मिल जाएंगे। नाउ आफ्टर दिस हम यहाँ पे समझेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे हमें समझना है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने यहाँ पे टॉपिक है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है फ्यूचर में। तो इसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक मेम्ब्रेन। लेट्स ड्रॉ अ मेम्ब्रेन ओवर हियर। लेट्स क्विकली ड्रॉ अ मेम्ब्रेन ओवर हियर एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज माय टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब इमेजिन करो ये अंदर वाला पार्ट है आपका साइटोप्लाज्म। इमेजिन दिस इज द साइटोप्लाज्म वाला पार्ट, और बाहर वाला जो पार्ट है वो मेरा सेल का बाहर का है, मतलब दिस इज गोइंग टू बी एक्सटीरियर। ये मेरा एक्सटीरियर वाला यहाँ पे मेरा पार्ट है। अब यहाँ पे होता क्या है ना, एक चीज यहाँ पे समझो कि अज्यूम करो कि बाहर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका नंबर बहुत ज्यादा है, बाहर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका नंबर काफी ज्यादा है, और अंदर उस सेम मॉलिक्यूल्स का नंबर यहाँ पे है कम। तो होगा क्या, यू कैन फाइंड दीज मॉलिक्यूल कैन मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन without any issues. This molecule can move from higher to lower concentration without any issues. तो जब आपके molecules move कर रहे हैं from higher to lower concentration, जब आपके molecules move करते from higher to lower concentration, ये जब मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट होगी काफी आसानी से, और ये मूवमेंट करने के लिए आपको कोई एनर्जी की इन्वेस्टमेंट आपको करनी नहीं पड़ रही। तो ये जो मॉलिक्यूल्स बाहर है, ये अंदर आराम से जा सकते हैं। इनके लिए हम यहाँ पे एक रास्ता बना देते हैं। रास्ता हम यहाँ बनाएंगे इसका प्रोटीन चैनल। यहाँ पे समझो आपका एक प्रोटीन चैनल यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। तो इस प्रोटीन चैनल के थ्रू, ये जो चैनल है आपका प्रोटीन चैनल, ये ब्रिज की तरह काम करेगा, ये ब्रिज की तरह काम करेगा, और आपके जो बाहर के मॉलिक्यूल्स है ये आपके अंदर चले जाएंगे। एंड सच काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज माय पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम यहाँ पे बोलते हैं हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट पे एनर्जी नहीं लगती, याद रखना। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको कोई एनर्जी की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। आपके मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर काफी इजीली मूव करके यहाँ पे चले जाएंगे आपके प्रोटीन चैनल के थ्रू। तो ये चीज आपको पहले यहाँ पे देखनी है। एक तो आप ये हो गया एक तरीका। अगर आपकी कंडीशन उल्टी होती है, अगर समझो अंदर आपके मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा है, मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बनाता हूँ ट्रायंगल वाले, अंदर आपके जो मॉलिक्यूल्स है सेल के अंदर वो आपके है काफी ज्यादा, और जो बाहर है वो है काफी कम। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पे आप हायर से लोअर नहीं जा रहे, आप यहाँ से हायर से लोअर नहीं जा रहे, आप यहाँ पे लोअर टू हायर जा रहे हो। इस कंडीशन में आप जो मूवमेंट करोगे यहाँ पे, दैट विल बी फ्रॉम लोअर टू हायर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मूवमेंट होगा आपका यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू
हायर कंसंट्रेशन, विल मूव फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ये जो मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है इसे हम इवन कहते हैं मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसलिए हम लोग एक और टर्म यहाँ पे यूज करते हैं, द टर्म इज गोइंग टू बी मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं कि अगर आप साइकिल लेके पहाड़ी एरिया से अगर आप नीचे आ रहे हो तो वो करने में आपको एनर्जी नहीं लगती, वो करने में आपको कोई एनर्जी लगने वाली नहीं, आप काफी इजीली ड्राइव करते हुए आप नीचे तक आ जाओगे। सो दैट्स फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरह, उसे आप याद रख लो। लेकिन आप सेम साइकिल लेके अगर आप नीचे से ऊपर वाले एरिया में अगर जाओगे, पहाड़ी वाले एरिया में अगर आप चढ़ोगे तो बड़ी एनर्जी लग जाएगी, बहुत सारी एनर्जी आपके यहाँ पे लग जाएगी। सेम चीज यहाँ पे होगी। अगर आप मॉलिक्यूल्स को मूव करो फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, वो करते समय आपकी यहाँ पे एनर्जी यूज होगी। टू मेक दिस हैपन आई हैव टू इन्वेस्ट द एटीपी, यहाँ पे मुझे मेरा एटीपी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हो रहा है इसे मैं बोलूंगा मेरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज माय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब भी आप करोगे याद रखना आपकी यहाँ पे एटीपी लगनी ही है। जब भी आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हो ये करने के लिए आपको अपना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा अच्छा खासा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि कई बार क्या होता है कि सेल को कुछ चीज अंदर लेनी है लेकिन वो अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो वो लेने के लिए एटीपी का इन्वेस्टमेंट होता है, एटीपी आपको यूज करनी पड़ती है और तभी आप उसे अंदर ला सकते हो। हाँ, अगर बाहर ज्यादा हो और अंदर कम हो तो आप इजिली मूव कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं आती, राइट। प्रोटीन चैनल से आप इजिली मूव कर सकते हो एंड दैट इज बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो क्या आपको एक्टिव पैसिव का बेसिक एग्जांपल यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, वो पिक्चर को आप देख के थोड़ा बहुत बताना। पिक्चर देखो, पिक्चर नंबर बी एंड सी को आप यहाँ पे देखो, बस ए को भूल जाओ, बी एंड सी को देखो। ए में, बी में आपको क्या दिख रहा है? मूवमेंट आपका हो रहा है हायर टू लोअर, यहाँ पे हायर है और यहाँ पे लोअर है, सो हायर टू लोअर यहाँ पे हो रहा है। और सी में क्या हो रहा है? लोअर टू हायर मूवमेंट, लोअर से हायर हो रहा है। तो मुझे ये बताओ कि सी क्या है, एक्टिव या पैसिव है? सी वाला। हाँ जी, हाँ जी बेटा, ये मेरा होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ से लोअर से हायर पे आप जा रहे हो, सो दैट्स गोइंग टू बी माय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें एटीपी लगनी है नहीं लगनी? Yes, sir. Use of बिल्कुल लग जाने इसके अंदर एटीपी, राइट। जब आप बी को आप देखते हो तो बी में आपका जा रहा है हायर से लोअर, तो ये किस टाइप का ट्रांसपोर्ट होगा मेरा? पैसिव। दिस इज गोइंग टू बी अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें आपको एटीपी नहीं लगनी, यहाँ पे आपको कोई एटीपी यहाँ पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसका फिर आपका पीसफुली आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे ए को देखते हो तो ए में यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है ये भी आपका क्या हो रहा है? हायर टू लोअर हो रहा है। यहाँ पे भी आपका जो मूवमेंट आपका हो रहा है ये हो रहा है आपका हायर टू लोअर। दैट्स हाउ द मूवमेंट इज गोइंग टू बी, आपका हायर टू लोअर यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। आपको याद ये रखना है कि ये जो मूवमेंट आपका यहाँ पे हो रहा है ये करने के लिए प्रोटीन चैनल की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको प्रोटीन कोई चैनल दिख नहीं रहा, मतलब मेम्ब्रेन से इजीली पास हो रहा है मेरा बायोमोलिक्यूल। तो समझो अगर ये मेरी मेम्ब्रेन है तो मेरा जो मॉलिक्यूल है वो हायर पे है यहाँ पे, और वो अंदर जा रहा है यहाँ पे, और वो काफी इजीली जा रहा है बिना कोई दिक्कत के, राइट। सो दैट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट जहां पे प्रोटीन चैनल की जरूरत नहीं पड़ रही, इसको हम बोल सकते हैं इधर डिफ्यूजन, इसको हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन। और अगर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां पे देन यू यूज अ टर्म लाइक ऑस्मोसिस। अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो उसे हम बोल सकते हैं इट्स अ टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में याद रखना क्या होता है? हायर टू लोअर ही मूव करेगा, और ये सब करने के लिए आपको कोई ब्रिज की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही मेम्ब्रेन से पास हो जाएगा। वाटर का बढ़िया एग्जांपल है, कई बार आपके वाटर मॉलिक्यूल्स दे कैन पास थ्रू योर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इजीली विदाउट एनी कंसर्न्स फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये ऑस्मोसिस का एग्जांपल बन सकता है। डिफ्यूजन में भी ऐसा ही होता है। देखो डिफ्यूजन है ना, ये टर्म मैं गैसेस के लिए भी यूज कर सकता हूँ। डिफ्यूजन जो टर्म होता है ये मैं टर्म अपने गैसेस के लिए भी यूज कर सकता हूँ, सिर्फ गैसेस के लिए नहीं, गैसेस के लिए भी ये मैं इसे यूज कर सकता हूँ। तो याद रखना डिफ्यूजन में क्या मिलेगा? हायर टू लोअर आपका इजीली मूवमेंट यहाँ पे हो जाएगा बिना कोई ट्रांसपोर्ट चैनल के। याद रखना डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में आपको प्रोटीन चैनल की जरूरत नहीं है। क्या ये वाला पार्ट सबको समझ आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, यस। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में आपको प्रोटीन चैनल की यहाँ पे जरूरत नहीं होगी। तो इतना आपने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। और इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा। एक्टिव देख लिया हमने, पैसिव देख लिया, हमने देख लिया कि यार डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में यहाँ पे क्या होता है।
अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट में ना एक टर्म हम यूज करते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ही हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं, वो मैं टर्म आपको बता देता हूँ। कि समझो आपके यहाँ पे मेम्ब्रेन है, अंदर के साइड पे आपका यहाँ पे है साइटोप्लाज्म, और बाहर के साइड पे आपका यहाँ पे एक्सटीरियर। विल क्विकली डू दिस देन विल मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक। और यहाँ पे आपका लगा हुआ है यहाँ पे प्रोटीन चैनल ग्रीन कलर का, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है आपके, समझो यहाँ पे आपके बहुत ज्यादा है, यहाँ पे वो बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे आपके है कम, और आपको बाहर से अंदर लाना है। तो आपका जो बाहर से अंदर का जो मूवमेंट यहाँ पे होगा, वो आप जानते हो कि इसमें एटीपी आपकी खर्च नहीं होगी, दैट्स अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज गोइंग टू बी अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। इतना तो आप लोग जानते ही हो, दिस इज गोइंग टू बी द पैसिव ट्रांसपोर्ट। आपको एक एडिशनल चीज यहाँ पे ये याद रखनी है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में जब भी आप एक प्रोटीन चैनल यूज कर रहे हो, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर देखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट वो है जिसमें एनर्जी नहीं लग रही, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी नहीं लग रही, ठीक है, सो दैट्स गोइंग टू बी नो एटीपी। लेकिन जब भी पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आप कोई प्रोटीन चैनल यूज करते हो, देखो हम यहाँ पे कर रहे हैं ग्रीन कलर का प्रोटीन चैनल, तो उसे हम बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसे हम बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट, कॉल इट एज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये टर्म आपको याद रखना पड़ेगा। ये फैसिलिटेटेड टर्म पता है क्यों आया? क्योंकि आप यहाँ पे प्रोटीन चैनल को आप यूज कर रहे हो। अगर आप ट्रांसपोर्ट करा रहे हो फ्रॉम हायर टू लोअर यूजिंग प्रोटीन चैनल, देन यू कॉल इट एज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये आपको याद रखना है, इट इज अ टाइप ऑफ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट ओनली, ठीक है। लोअर से हायर होता है तो आप ये कभी टर्म यूज नहीं करते, वो तो आपका होता सिर्फ आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये एक ऐड करना है। देखो इसमें एडिशन कुछ नहीं हुआ, आपको याद रखना है कि टर्म में क्यों यूज कर रहा हूँ, वाई आई एम यूजिंग अ टर्म फैसिलिटेटेड, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन चैनल लगा हुआ है और इसकी मदद से मैं ट्रांसपोर्ट कर पा रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई आई यूज द टर्म फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, जो दो बोल रहे हैं उनको एक बार फिर बताना चाहूंगा कि देखो आपकी मेम्ब्रेन है यहाँ पे, आपको उसके ऊपर प्रोटीन चैनल आपको दिख रहा है, राइट। जब भी आपका प्रोटीन चैनल वहां पे लगा हुआ है और जब आपका मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर टू लोअर हो रहा है यहाँ पे भी, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को मैं बोलता हूँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट ओनली, ठीक है। तुम अगर बोलोगे ना मुझे कि सर ये तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, तो आप सही कह रहे हो, इट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे एटीपी नहीं लग रही, लेकिन आप एक और इसके अंदर टर्म ऐड कर दोगे कि इसको मैं बोल सकता हूँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन चैनल की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, ठीक है। एंड द मूवमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फ्रॉम हायर टू लोअर, ये उल्टा नहीं हो सकता कभी भी, फैसिलिटेटेड के अंदर उल्टा नहीं होगा, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी हायर टू लोअर, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी वन थिंग। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हिच यू हैव टू रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ द मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका यहाँ पे खत्म होता है, दिस इज वेयर योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट्स कंप्लीटेड, एंड नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑर्गेनल जो हमारे होगा अब यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर लिया, सेल वॉल कर लिया, लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और उसका कुछ पार्ट उठा के हम लोग यहाँ पे करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट वी हैव टू सी इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। हाँ जी, तो अभी हम आएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप यहाँ पे आपको स्लाइड दिख रही है, एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। ठीक है, अगर स्लाइड नहीं दिख रही तो वो भी बता देना कि स्लाइड नहीं दिख रही, इनके अगर ऐसा होता है कि स्लाइड ना दिखे तब भी बता दो कि स्लाइड नहीं दिख रही, ठीक है। सो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, यहाँ पे टर्म लिखा हुआ आपको यहाँ पे, यू हैव अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। लेट्स सी ये है क्या, राइट। मेम्ब्रेन देख लिया हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख ली, सेल वॉल देख लिया, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस थिंग। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है, इसके अंदर आपको मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, lysosomes, vacuoles are all going to be a part of my endomembrane system. अब क्वेश्चन ये है कि इन सबको हमने लिया है एज अ पार्ट ऑफ माय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और कुछ को नहीं लिया, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, इनको मैंने इंक्लूड नहीं किया, जबकि इन पांचों को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। सो क्वेश्चन इज, इन चार को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। द क्वेश्चन इज कि ऐसा क्यों? द रीजन इज कि ये सब लोग कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, ये सब लोग कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन, दे वर्क इन अ वेरी गुड सिंक कोऑर्डिनेशन। ये सब लोग कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं एंड दे आर ऑल इंटर रिलेटेड, दे आर वर्क इन अ इंटर रिलेटेड नेटवर्क, दे वर्क इन अ इंटर रिलेटेड नेटवर्क। बढ़िया तरीके से कोऑर्डिनेशन से काम करके ये अपना सेल को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं।
तो ये चीज याद रखना, दे ऑल वर्क इन अ वेरी गुड कोऑर्डिनेशन एंड दैट्स व्हाई दे ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ माय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ER, Golgi, lysosomes, vacuoles, they become a part of this because they work in a very good coordination, right? यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है. This system forms a dynamic integrated network. ये एक बहुत बढ़िया नेटवर्क बनाते हैं and helps in the transport of substance into and out of the cell through the membrane bound vesicle. तो कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करनी हो ना, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, वो करने के लिए ये लोग बहुत सही से काम करते हैं. They work in a very synchronized manner. बड़े इकट्ठा होकर बड़े सही तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ ये लोग काम करते हैं and make things happen. तो इसलिए हम कहते हैं that they become a part of my endomembrane system. आप बस इतना भी याद रखोगे ना कि इनको हम क्यों बोलते हैं endomembrane system, because they work in coordination. That's enough. आपको क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि इसको हम क्यों इंक्लूड कर दें सबको एक के साथ एक. आपके जो दूसरे ऑर्गेनल हो गए लाइक योर माइटोकॉन्ड्रिया, या मैं बोल सकता हूं लाइक योर क्लोरोप्लास्ट, इनको हम इंक्लूड नहीं करते इसके अंदर बिकॉज दे डोंट वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद देम. ये लोग कोई कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते इनके साथ, ये सब इंडिविजुअली काम करते हैं अपना अपना, इनका कोई एक के साथ एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी डोंट इंक्लूड देम, ये लोग नहीं इंक्लूड होते हैं, राइट? सो दैट्स माय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. और यहाँ पे हम लोग चालू करेंगे फ्रॉम योर ER. वी विल स्टार्ट फ्रॉम. बोलिए बेटा बोलिए. हाँ जी ठीक है आरुषि, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि ये जो आपके जो ऑर्गेनल्स है ना, ये सारे आपके कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं. दे वर्क इन अ वेरी सिंक्रोनाइज्ड मैनर. जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ. समझो आप में लाइक शीतल है, शीतल डिसाइड करती है कि मैं सबसे पेपर इकट्ठा करूंगी, राइट? सबको सारे पेपर्स को मैं एग्जैक्ट डेट्स दूंगी, कौन सा सब पेपर्स को मैं उनके लोकेशन पे का नाम दूंगी और फिर दूंगी मैं सिल्की को. देन सिल्की विल डू द थिंग कि उसमें से मैं बायो का पोर्शन निकालूंगी एंड मैं दूंगी आरुषि को. तो ये आप एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हो. सिमिलरली आपके ये ऑर्गेनल्स कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, एक के साथ एक के साथ एक के साथ मिलके कोऑर्डिनेशन में लोग काम करेंगे, और इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एज अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. दैट्स व्हाई दे बिकम अ पार्ट ऑफ अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. वही यहाँ पे लिखा हुआ है. दे हेल्प इन अ कोऑर्डिनेशन, से दे फॉर्म अ नेटवर्क, they form a network and they help in the transport of substance from in and out of the cell. सेल में से कोई चीज को बाहर भेजना हो तो भी वो करने में हेल्प करते हैं सब लोग मिलके, और बाहर से कुछ अंदर लाना हो तो उसमें भी वे लोग हेल्प करते हैं. यही यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, ठीक है? आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू आरुषि. Yes, sir. राइट. सो नाउ अगर आपको यहाँ पे सेल का पिक्चर दिख रहा है जो थोड़ा सा हेजी है, मैं जानता हूँ थोड़ा सा हेजी है ये, आप देखोगे कि यार न्यूक्लियस के सबसे पास में जो है आपका वो ER ही है. लाइक न्यूक्लियस के सबसे पास में जहाँ पे है आपका वो आपका ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका, लाइक इट इज इन अ वेरी क्लोज एसोसिएशन विद द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से बिल्कुल लाइक सट के खड़ा है वहां पे, राइट? सो विल स्टार्ट विद द ER एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस ER इज गोइंग टू बी डूइंग. देखो यहाँ पे आपका ER बना हुआ है. अगर आप यहाँ पे ER को ध्यान से देखोगे देन यू विल फाइंड कि ER के दो टाइप्स होते हैं. एक होता है आपका RER जो आप वाकिफ है, और दूसरा आपका यहाँ पे होता है आपका SCR. ये भी आप इसके बारे में आपने जाना होगा. सो RER और SCR का नाम यहाँ पे होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये दो आपके यहाँ पे नाम आ जाते हैं, रफ ER एंड स्मूथ ER. अब इन दोनों में फर्क ये होता है बेटा कि RER के ऊपर लगे हुए होते हैं आपके राइबोसोम्स. RER के ऊपर लगे हुए होते हैं आपके यहाँ पे राइबोसोम्स. so राइबोसोम्स इस पे अटैच होते हैं. so राइबोसोम्स आई विल फाइंडिंग देम अटैच्ड ओवर हियर. ऑन द अदर हैंड स्मूथ ER पे ऐसा कुछ नहीं होता. स्मूथ ER के ऊपर कोई राइबोसोम्स वहां पे अटैच नहीं होंगे, वो बिल्कुल स्मूथ होगा, इसलिए हम उसे स्मूथ ER बोलते हैं यहाँ पे. तो ये तो सबसे पहली चीज है कि यार ER को आप दो पार्ट में डिवाइड करो, RER एंड SCR के अंदर. RER में दिखेंगे आपको राइबोसोम्स और स्मूथ ER में आपको वो नहीं दिखने वाले. अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखिए कि आपको अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको रेड रेड डॉट्स दिखेंगे. अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको रेड रेड डॉट्स दिखेंगे. दोज रेड डॉट्स आर माय राइबोसोम्स. ये जो मेरे रेड डॉट्स है यही मेरे यहाँ पे राइबोसोम्स है और वो वहां पे लगे हुए हैं, ठीक है? स्मूथ ER में ऐसा कुछ नहीं आपको दिखेगा. सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो, राइट? नाउ लेट्स ऐड समथिंग इन दिस. इसमें हम कुछ चीजें यहाँ पे ऐड करते हैं. तो इतना आपने यहाँ पे देख लिया कि यार ये दो टाइप आपको यहाँ पे मिल रहे देखने के लिए. अगर आप पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ टर्म दिखेगा, सिस्टर्ने एंड ल्यूमेन. यहाँ पे टर्म दिख रहा है, यहाँ टर्म लाइक अ सिस्टर्ने एंड यहाँ टर्म लाइक अ ल्यूमेन इन दिस. तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे देखते हैं कि यार ये है क्या ना. अगर मैं समझो यहाँ पे मैं एक न्यूक्लियस बनाता हूं,
राइट। और उसके बाद मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपका, यहाँ पे समझो आपका ER बना हुआ है, समझो आपका ये ER यहाँ पे बना हुआ है, समझिए आपका RER है, अज्यूम कर लो कि आपका RER है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि इसके अंदर ये जो है ना, ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसे मैं बोलूंगा मेरा सिस्टर्न है, इनको मैं बोलूंगा सिस्टर्न है, ठीक है। और जो बीच में जो स्पेस है ना, यहाँ पे जो बीच में जो मेरी यहाँ पे स्पेस है, इसे बोलूंगा ल्यूमेन। ये जो बीच में जो स्पेस है मेरी, इससे मैं बोलूंगा ल्यूमेन। तो प्लीज याद रखना क्या है सिस्टर्न और क्या है ल्यूमेन, ये याद रखना है आप लोगों को। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टर्न है ना, ल्यूमेन ओवर हियर, राइट। अब थोड़ा आगे हम देखते हैं, तो ये फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं। RER is composed of cisternae and it's continuous with the nuclear envelope। बिल्कुल, ये न्यूक्लियर के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है और ये इसके अंदर सिस्टर्न आपको दिख रहा है। जबकि SCR की अगर हम बात करें, membranous element of SCR are curved, tubular and interconnected। आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, अगर आप यहाँ पे भी SCR को अगर आप देखते हो ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। So all those tube like structure can be seen। तो वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इसके अंदर आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखेंगे एंड देन इंटरकनेक्टेड, और ये होते हैं आपके यहाँ पे इंटरकनेक्टेड। सो दिस आर द थिंग्स यू हैव टू नो। नाउ याद रखना एक और चीज यहाँ पे कि आपको राइबोसोम्स मिल रहे हैं RER के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे तो आपको राइबोसोम दिख रहे हैं। RER का काम क्या होता है वैसे, सब लोग बताएंगे RER का काम क्या होता है? RER के ऊपर लगे होते हैं प्रोटीन। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, ये बता दो, राइबोसोम्स का काम क्या होता है? हाँ जी, सही कह रहे हैं आप लोग, जो लोग थोड़ा बहुत, हाँ जी, प्रोटीन सिंथेसिस। आप जानते हो राइबोसोम्स का काम रहता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो मेरा RER होगा उसका भी काम वही रहेगा, उसका काम कुछ अलग नहीं है। इट विल हैव अ रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इट विल हैव अ रोल ऑफ योर प्रोटीन सिंथेसिस। एक तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि आपके जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो भी आपको मिलेंगे सेल के अंदर। देखो, जब आप सेल को ऑब्जर्व करते हो ना, कभी अगर आप सेल को देखते हो तो सेल के साइटोप्लाज्म में भी आपको राइबोसोम घूमते हुए आपको मिल जाएंगे। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, यू विल फाइंड कि कई सारे राइबोसोम्स ऐसे घूम रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। सो यू कॉल देम एज अ फ्री राइबोसोम्स, दे आर ऑल माय फ्री राइबोसोम्स। फ्री राइबोसोम जो आपके होते हैं बेटा, इनका भी काम सेम ही होता है, इन्होंने भी प्रोटीन ही बनाना है, इन्होंने भी तो सर प्रोटीन ही बनाना है। हाँ जी बोलिए। ये फ्री क्यों होते हैं? ये फ्री क्यों होते हैं? नहीं बेटा देखो, दो, अच्छा गुड क्वेश्चन कि ये फ्री क्यों है, दोनों का काम सेम ही है तो फ्री क्यों है, वहां पे बन जाता सब कुछ वहां पे। तो मैं बता दो इसका रीजन क्या होता है। इसका रीजन ये है बेटा कि जो फ्री राइबोसोम्स जो होते हैं ना, उनके अंदर जो प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है या फिर वो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। इसमें जो प्रोटीन बनेगा, ये प्रोटीन बनेगा इधर इन द साइटोप्लाज्म या इट विल गो इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इसकी डेस्टिनेशन फिक्स्ड है कि साइटोप्लाज्म में रहेंगे या इसके प्रोटीन, या फिर जाएंगे टुवर्ड्स द इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट। RER पे जो प्रोटीन बनता है ना, वो आपका सेल के बाहर जा सकता है, मेम्ब्रेन पे जा सकता है, या फिर वो जा सकता है टुवर्ड्स सम ऑर्गेनेल्स लाइक योर लाइसोसोम्स। तो दोनों की डेस्टिनेशन अलग हो जाती है। तो ऐसा समझ लो बेटा आप कि जो फ्री राइबोसोम से जो आपके प्रोटीन बनेंगे उनकी डेस्टिनेशन अलग होगी, और जो RER से जो प्रोटीन बनेंगे उनकी डेस्टिनेशन अलग होगी। इसलिए आपके यहाँ पे कुछ आपको फ्री राइबोसोम्स भी मिलते हैं, बिकॉज इनका काम थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये भी बनाएंगे प्रोटीन, बट वो प्रोटीन कहीं और जाएंगे। फ्री राइबोसोम जो बना रहा है वो प्रोटीन जा सकता है आपके न्यूक्लियस के अंदर, दे कैन गो इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, और दे कैन रिमेन इन द साइटोप्लाज्म। बट जो ये बनाएगा ना, ये आपका जाएगा टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, आउटसाइड द सेल, और समवेयर लाइक लाइसोसोम्स की तरफ ये जा सकता है। समझ आया बेटा आपको ये क्यों वी हैव टू डिफरेंट थिंग्स नेचर ने हमें देख रखी हुई है, ठीक है। Yes, sir. दिस इज द थिंग यू गेट टू सी, राइट। बट ये वाले पार्ट को मैं समझाने के लिए आपको समझा दिया, लेकिन आपको नीट के कॉन्टेक्स्ट में इतना अगर याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा। बस याद रखना कि यू हैव टू फॉर्म्स, फ्री एंड RER फॉर्म, ये दो आपके फॉर्म आपके होते हैं और दोनों का काम होता है प्रोटीन बनाना। नाउ आफ्टर दिस लेट्स हैव अ लुक एट द रोल्स। रोल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, रोल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो आपको बिल्कुल यहाँ पे समझने चाहिए पहले सही से। ऑलराइट, रोल ऑफ RER। पहला रोल प्रोटीन सिंथेसिस, सब लोग जानते हैं, सब लोग इससे वाकिफ है, सब लोगों को क्लियर है दैट रोल ऑफ RER इज गोइंग टू बी योर प्रोटीन सिंथेसिस, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नो। सेकंड थिंग इज गोइंग टू बी योर प्रोटीन फोल्डिंग।
सेकंड रोल जो बेटा यहाँ पे है वो यहाँ पे प्रोटीन फोल्डिंग का, इसको हम समझते कि ये है क्या। सी अब इस बात को आराम से देखो और इसे आप समझ लो यहाँ पे हो क्या रहा है। समझो आपका ये प्रोटीन बन गया, ये आपका प्रोटीन बन गया, ये आपका यू नो ना, सी यू नो कि आपका डीएनए में से पहले क्या बनेगा, प्रोटीन आरएनए mRNA पहले बनेगा आपका mRNA, फिर क्या बनेगा उसके बाद, प्रोटीन फिर आपको बनना है यहाँ पे प्रोटीन। आप एक बात याद रखना यहाँ पे कि जब आपका प्रोटीन बनता है ना, वो प्रोटीन बनने के बाद काम नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर कोई चेंजेस ना किए जाए। तो अज्यूम कर लो कि आपका प्रोटीन यहाँ पे बन गया, अज्यूम कर लो कि आपका यहाँ पे एक प्रोटीन बन गया। ये प्रोटीन अभी कोई भी काम का नहीं है, ये आपका प्रोटीन जो भी बना है ये कोई भी काम का नहीं है जब तक इसके अंदर फोल्डिंग नहीं होगी। जब तक इस प्रोटीन की फोल्डिंग नहीं होती तब तक ये कोई काम का नहीं होता। तो जब ये प्रोटीन बनेगा इसके बाद इसके अंदर हम करेंगे फोल्डिंग, मतलब इसको एक अप्रोप्रिएट शेप देंगे, वो कुछ भी हो सकता है। जब ये प्रोटीन की फोल्डिंग हो जाती है, सो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको फोल्ड कर दिया, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं दैट योर दिस इज माय फोल्डेड प्रोटीन, दिस इज माय फोल्डेड प्रोटीन। अब बात यह है कि जब मैंने फोल्डिंग किया प्रोटीन का, उसके बाद होगा वो फंक्शनल। देखो इसके पहले वो फंक्शनल नहीं था, अभी तक इसका कोई ये कुछ नहीं कर सकता है प्रोटीन, बट जब मैंने इसके फोल्डिंग कर दी देन वो हो जाता है आपका फंक्शनल। ये कुछ काम कर सकता है, ये मेम्ब्रेन पे जाके लग सकता है या इसका कोई काम हो सकता है एज एंजाइम, ये कुछ भी कर सकता है, इट्स अ फंक्शनल। ये यहाँ पे फंक्शनल नहीं था, जब तक वो फोल्ड नहीं हुआ था ये आपका नॉन फंक्शनल था। आपको समझना ये है कि फोल्डिंग होती है इनटू द ईआर, ये आरईआर के अंदर होती है। बीइंग मोर प्रिसाइज, दिस फोल्डिंग इज समथिंग डन बाय माय आरईआर। तो आरईआर जो आपका है यहाँ पे वो ये प्रोटीन फोल्डिंग करता है। प्रोटीन फोल्डिंग करने के लिए आरईआर यूज करेगा उस जगह को जिसको हमने बोला था ल्यूमेन। याद हमने ये ल्यूमेन दिखाया था, इसके अंदर आप उस प्रोटीन को डालते हो, इसके अंदर आप उस प्रोटीन को डालते हो और फिर वहां पे उसकी होती है फोल्डिंग, फिर उसकी वहां पे होती है फोल्डिंग। तो ये आपको याद रखना है कि प्रोटीन फोल्डिंग में आरईआर ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। और याद रखना अगर प्रोटीन की फोल्डिंग नहीं हुई ना सही से तो प्रोटीन काम नहीं कर पाएगा, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। और ये भी हो सकता है कि वो कुछ गलत काम कर दें, अगर सही से बना नहीं होगा, आपने इसको मेम्ब्रेन पे भेज दिया और मेम्ब्रेन पे जाके इसने कुछ ना कुछ गलत काम करना वहां पे चालू कर देना है, या जो इसको बोला था वो उसने करना नहीं है, तो उससे सेल को नुकसान होगा, उससे बॉडी को नुकसान होगा। इसलिए याद रखना ये बहुत सही से होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए, और ये करता है आपका आरईआर। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। सो दैट्स गोइंग टू बी फोल्डिंग। थर्ड टर्म आपका यहाँ पे आएगा ग्लाइकोसिलेशन ऑफ प्रोटीन। ग्लाइकोसिलेशन का मतलब ये होता है कि प्रोटीन फोल्डिंग करने के बाद उस पर आप थोड़े बहुत शुगर मॉलिक्यूल लगा दो। प्रोटीन फोल्डिंग करने के बाद आप उस पर शुगर मॉलिक्यूल लगा दो थोड़े बहुत। जब आप शुगर मॉलिक्यूल लगाते हो प्रोटीन के ऊपर फोल्डिंग करने के बाद, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हमारा ग्लाइकोसिलेशन। दिस इज कॉल्ड एज योर ग्लाइकोसिलेशन। इसको हम बोलेंगे हमारा ग्लाइकोसिलेशन। सो ग्लाइकोसिलेशन सिंपली मींस व्हाट, शुगर मॉलिक्यूल डाल दो प्रोटीन के ऊपर, लगा दो। ये भी आपका करेगा आरईआर। दिस इज आल्सो समथिंग डन बाय माय आरईआर। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर याद रखना तीन रोल आपको याद रखने बेटा आरईआर के। एक होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस, एक होता है आपका यहाँ पे प्रोटीन फोल्डिंग, और तीसरा आपका यहाँ पे होता है ग्लाइकोसिलेशन ऑफ प्रोटीन। इसका मतलब होता है सिंपली शुगर मॉलिक्यूल आपने प्रोटीन के ऊपर लगा के रख देना वहां पे। सो ये तीन चीजें आपका करता है यहाँ पे आपका आरईआर। सो आरईआर इज समथिंग गोइंग टू डू दिस थ्री थिंग्स, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फोल्डिंग एंड योर ग्लाइकोसिलेशन ऑफ प्रोटीन। ये तीन चीजें आपके आरईआर ने यहाँ पे करनी है। ये इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है? सो दीज आर थिंग्स। और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है 2014 में, दे हैड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्लाइकोसिलेशन। सो प्लीज नो दिस थिंग, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर थिंग। अगली चीज जो आपके यहाँ पे होगी वो आपको होगा यहाँ पे एससीआर। हमें आरईआर का हमने रोल देख लिया। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एससीआर। क्या ये एससीआर कर क्या रहा है? सो क्विकली हैव अ लुक एट द एससीआर एंड इट्स रोल। एससीआर के बारे में आपको ये चीज याद रखनी है कि एससीआर इज अ साइट जहां पे आपका लिपिड सिंथेसिस होता है। यहाँ पे आपका लिपिड सिंथेसिस होगा, दैट्स वन थिंग, दैट्स वन रोल। सेकेंड रोल, SCR will play a very important role in detoxification of your in your liver, in your
लिवर इज डन बाय माय SCR। अब आराम से सोचो क्या मतलब हो सकता है डिटॉक्सिफिकेशन का। एनीवन कैन टेल मी व्हाट कैन बी द पॉसिबल रोल ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन? एनीवन? मैं बताता हूँ। टॉक्सिक्स को निकालना बॉडी में से। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, टॉक्सिन्स को बॉडी के बाहर निकालना। तो इसका मतलब ये होता है, अगर मैं सिंपल तरीके से देखा जाए तो, टॉक्सिक चीजों को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर कोई टॉक्सिक चीज है, कोई हार्मफुल चीज है, टॉक्सिक मतलब हार्मफुल, तो उसको आप नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, उसको आप नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। और ये काम करने में आपका लिवर बड़ी आपकी हेल्प करता है। लिवर का ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। लिवर इज नोन फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। तो लिवर के अंदर आपको SCR का अमाउंट काफी ज्यादा मिलता है। सो लिवर के अंदर जो SCR होते हैं उनका अमाउंट आपको काफी ज्यादा मिल जाएगा। प्लीज नो दिस थिंग, लिवर के अंदर SCR का अमाउंट काफी ज्यादा आपको मिल जाता है, क्योंकि लिवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना। बेटा आपने देखा होगा कि जो अल्कोहलिज्म हो, लाइक जो शिकार हो जाते हैं जो लोग, या जो अल्कोहलिक होते हैं, उनका लिवर डैमेज होता है। कभी नोटिस करना, कभी पढ़ा होगा यस आपने इस बात सर, कि बड़ा उनका लिवर डैमेज होता है हमेशा, राइट? क्योंकि लिवर की भी एक लिमिट होती है। लिवर एक टाइम तक डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है, लेकिन अगर कोई अल्कोहलिक है या ही सफरिंग ऑफ अल्कोहलिज्म, देन क्या होगा यार, लिवर एक टाइम के बाद हाथ खड़े कर देगा, एंड देन आपको दिखेगा कि यार लिवर आपका हो गया यहाँ पे डैमेज, एंड देन यू कैन सी दैट द स्वेलिंग ऑफ लिवर हैपेंस, जिसे हम सिरोसिस भी कहते हैं। वो सब आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो याद रखना, लिवर इज अ साइट जहां पे आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और ये आपका, और दैट मींस वहां पे आपको बहुत सारे SCR आपको मिलेंगे। सो SCR का अमाउंट वहां पे ज्यादा होगा, बिकॉज SCR आर नोन फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। सर। हाँ जी बोलिए, सर बोलिए बोलिए। लिवर होता है तो उसका रीजन क्या हो सकता है? बेटा एक बार फिर बोलना, आवाज कट रही थी बेटा, एक बार फिर बोलना। लिवर इंक्रीज होता है कभी किसी में, तो हाँ उसका रीजन क्या हो सकता है? हाँ, तो लिवर इन्फ्लेम होने के बेटा कई सारे रीजन हो सकते हैं। वैसे तो अल्कोहलिज्म इज वन ऑफ देम। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर जो आपके होते हैं उसे हम बोलते हैं सिरोसिस। यू कॉल देम एज अ सिरोसिस। और ये होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। वन ऑफ द रीजन इज योर अल्कोहलिज्म, राइट? उससे क्या होता है, आपके लिवर के जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, हेपेटोसाइट्स, आफ्टर सर्टेन टाइम दे स्टॉप वर्किंग बिकॉज इट्स टू मच अमाउंट ऑफ लोड उनके ऊपर आप क्रिएट कर रहे हो, एंड उसके बाद आपको लिवर का इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन भी आपको ये कॉज कर सकता है। कोई अगर पैथोजन अगर आपके बॉडी में आता है, और अगर पैथोजन आपके लिवर को इन्फेक्ट करता है, इवन दैट कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, दैट इज गोइंग टू बी अ सिरोसिस, राइट? उस टाइम पे भी आपका लिवर सही से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो यू कैन हैव मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। इन्फेक्शन एक हो गया, यू कैन हैव अल्कोहलिज्म इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है, सो दीस आर द टू रीजंस यू कैन नो। नाउ SCR is also known for storage of calcium ions. कैल्शियम आयन का स्टोरेज भी करते हैं आपके SCR। कैल्शियम आयंस का स्टोरेज करना जरूरी होता है कई सेल्स के अंदर, लाइक योर मसल सेल्स। अगर आपने लोकोमोशन एंड मूवमेंट अगर आपने पढ़ा है, देन आपको मालूम रहेगा कि मसल सेल्स जो आपके होते हैं उनके अंदर आपको कैल्शियम आयंस की जरूरत पड़ती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयंस की जरूरत आपको लगती है, और वो करने के लिए आपके जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो आपके स्टोर करके आप रखते हो इन द SCR। याद रखना, SCR के अंदर कैल्शियम आयंस को स्टोर किया जाता है, और एज पर रिक्वायरमेंट उन्हें बाहर निकाला जाता है यूज करने के लिए। सो प्लीज नो दैट SCR इज नोन फॉर कैल्शियम आयन स्टोरेज। एक और चीज हम यहाँ पे डालेंगे, SCR इज नोन फॉर स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस। स्टेरॉइड हार्मोन्स सिंथेसिस। अच्छा ये बताओ, मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, फीमेल और फीमेल एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, राइट? हाँ जी, एस्ट्रोजन। ये दोनों मेरे एग्जाम्पल है स्टेरॉइड हार्मोन के। दे बोथ आर द एग्जांपल ऑफ माय स्टेरॉइड हार्मोन, जो आपके बनाए जाते हैं टेस्टिस और ओवरीज के अंदर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि टेस्टिस और ओवरीज के अंदर मुझे SCR का नंबर हाई मिलेगा? यस सर, कह सकता हूं मैं, राइट? बिल्कुल, मैं कह सकता हूं कि SCR का नंबर मुझे हाई मिलेगा इन द टेस्टिस एंड ओवरीज, क्योंकि वहां पे मुझे स्टेरॉइड हार्मोन्स मुझे बनाना है। ये 4 रोल है बेटा, ये 4 रोल आपको थोरली याद रखना है, क्योंकि इनके ऊपर स्टेटमेंट आ जाती है कई बार इनमें से किसी एक के ऊपर, तो आपको याद रखना है। एक हो गया आपका लिपिड सिंथेसिस, एक हो गया आपका डिटॉक्सिफिकेशन, एक हो गया कैल्शियम आयन स्टोरेज, एंड देन यू हैव अ स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस। दीस आर द 4 थिंग्स व्हिच हैव बीन वेरी
क्लियरली एंड राइटफुली डन बाय योर SCR, काफी सही से ये करते हैं। तो थोड़ा ये जब हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, steroid hormone synthesis, lipid synthesis, detoxification and storage of calcium ions. These are the roles of your SCR. तो क्या आपको SCR और RER के रोल्स क्लियर हैं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, ये आपको क्लियर है। आपको आई होप ये भी क्लियर है कि यार ल्यूमिन में क्या होता है और सिस्टर्ने में क्या होता है। सिस्टर्ने में कुछ नहीं होता, ल्यूमिन में क्या होता है आपको क्लियर है? Yes, sir. Yes. ठीक है, याद रखना। Yes, sir. देखो अगर प्रोटीन फोल्डिंग, देखो एक चीज यहाँ समझो, हम इस चैप्टर को थोड़ा सा स्लो और इन सब चीजों पे फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आपका प्रोटीन सही से नहीं बनता ना बेटा, यू कैन हैव सम कंडीशंस जो आप ट्रीट भी नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है ना बेटा कि आपका जीन ऐसा होता है, जीन में थोड़ी गड़बड़ होती है कि वो प्रोटीन गलत बनाता है, और अगर आपका प्रोटीन गलत बन गया देन वो प्रोटीन कभी काम ही नहीं करेगा, और अगर वो प्रोटीन काम नहीं करेगा देन यू कैन हैव सम सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू कैन हैव सम सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस अगर आपका प्रोटीन फोल्डिंग सही से नहीं हो रहा। तो मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताऊंगा फटाफट कि अगर आपका प्रोटीन सही से फोल्ड नहीं हुआ, समझो आपका प्रोटीन कुछ ऐसे बनना चाहिए था, समझो आपका प्रोटीन कुछ ऐसे बनना चाहिए था लेकिन आपका प्रोटीन ऐसा कुछ बन गया, तो आपका आरईआर क्या करेगा? आरईआर उसे यूज नहीं करेगा, आरईआर उसे पकड़ेगा और उसको ब्रेक डाउन कर देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कहीं गलती से बाहर जाके काम करना चालू कर दें। प्लीज नो दैट अगर आपका प्रोटीन सही से फोल्ड नहीं होता ना देन आरईआर क्या करता है? उसको तोड़ देता है वहां पे ही। उसने रिस्क लेना ही नहीं है कि यार ये कहीं बाहर जाएगा और अपना काम करना चालू करेगा, वैसे भी सही से बनानी है, इसने कुछ उलट सुलट काम कर देना है। इसे हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल, इसे हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। समझो अगर आपकी खुद की फैक्ट्री है गुलाब जामुन बनाने की, आपके 2-4 गुलाब जामुन गलत बन गए तो आप थोड़ी उसे मार्केट में जाने दोगे, उसे आप फेंक दोगे, ऑब्वियसली उससे आपका पूरा रेपो खराब होगा। वैसे ही यहाँ पे भी अब सेम चीज यहाँ पे आपका आरईआर करता है, दिस प्रोटीन विल बी डीनेचर्ड, मतलब उनको तोड़ दिया जाएगा ताकि वो गलती से भी कभी भी काम में ना यूज किए जा सके। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते देन यू कैन हैव सम कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। मैं एक और टर्म यहाँ पे यूज करूंगा, उसके बारे में आप सोचना। अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ा है, चैप्टर 2 सबने पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आप सबने? Yes, Yes, sir. sir. उसमें क्या होता है? प्रायंस करके, याद करो बेटा प्रायंस क्या होते थे, सोचो थोड़ा, प्रायंस होते क्या आते हैं? देवर माय इन्फेक्शियस प्रोटीन, याद करो देवर माय इन्फेक्शियस प्रोटीन। अगर याद नहीं आ रहा तो कर लेना बाद में, देवर माय इन्फेक्शियस प्रोटीन। अगर प्रोटीन बेटा फोल्ड नहीं होता ना, इट कैन हैव अ सीवियर इम्पैक्ट, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको टर्म दे रहा हूं ताकि इस बारे में आप सोचो, उसे रिलेट कर पाओ कभी फ्यूचर में या बाद में क्लास के बाद, ठीक है। सो दिस आर योर आरईआर, दिस आर योर एससीआर, दिस इज वेयर वी हैव कंप्लीटेड विद द ईआर पार्ट। नाउ विल जंप ऑन टू माय गोल्गी एपरेटस। अब हम लोग चलेंगे हमारे गोल्गी एपरेटस के पास। विल मूव ऑन टू योर गोल्गी apparatus. Do we have a time for this? Obviously we do have ample of time for this. All right. अब जब हम गोल्गी को देखेंगे ना, यहाँ पे पहली चीज आपको याद रखनी है, जब भी आप बात करो गोल्गी एपरेटस की, याद रखना ये भी आपका कोऑर्डिनेशन में काम करेगा आरईआर के साथ। इट विल आल्सो वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन विद द आरईआर, एंड दैट्स समथिंग यू हैव टू नो। जब भी आप गोल्गी की बात करते हो, यू शुड नो वन मोर थिंग अबाउट दैट, कि गोल्गी एपरेटस इज समथिंग जिसको प्लांट्स में हम लोग बोलते हैं डिक्टोसोम। इन प्लांट्स the same structure is called as it is known as your dictosomes. ये चीज याद रखना, डिक्टोसोम्स कभी अगर आपको टर्म दिखे तो कुछ अलग मत सोचना, दे आर नथिंग बट माय गोल्गी एपरेटस, बट इनको प्लांट्स में बोलते हैं डिक्टोसोम्स। अब यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे ना, ये स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक नहीं है, आगे वाला दिखाता हूँ आपको मैं, पहले हम ये देखते हैं। गोल्गी एपरेटस को डिस्कवर किसने किया था? कैमिलो गोल्गी ने इन द 1898 में इन्होंने किया था। मेजर पार्ट ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर सिस्टर्ने, यहाँ पे भी मिलेंगे, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, आपको ये तीन चीजें आपको गोल्गी में आपको काफी क्लियरली आपको देखने के लिए मिल जाती है। गोल्गी हैज अ 2 पार्ट, सिस फेज एंड अ ट्रांस फेज। इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर। यहाँ पे आप गोल्गी को देखो। अब पहली चीज, यहाँ पे जो आपको जो गोल गोल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, द राउंडेड स्ट्रक्चर यू कैन सी ओवर हियर, इन्हें हम बोलते हैं हमारे वेसिकल्स। दीज आर माय वेसिकल्स। वेसिकल्स आप ऐसे सोच सकते हो, ये वो बैग है जिसके अंदर आप पैक करके सामान को आगे भेजोगे। ये वो जिपलॉक बैग है जिसके अंदर आप सामान को पैक करके आप आगे भेजोगे। समझो तुम्हारा खुद का रेस्टोरेंट है और तुम्हें किसी को पार्सल भेजना है, तो उसे तुम डब्बे में डाल के पैक करके भेजोगे ना, वही काम ये वेसिकल्स ने करना है। वेसिकल ने चीजों को पैक करना और चीजों को आगे भेजना है या जहां पे उन्हें भेजना होगा, राइट। गोल्गी एपरेटस के अंदर आपको 2 फेस यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि मेंशन किया था, एक होता है आपका सिस फेस और एक होता है आपका ट्रांस फेस।
सिस फेज जो आपका होता है बेटा, ये वो फेज होता है जहां से चीजें एंटर करती है। ये वो आपका पार्ट है जहां से आपका चीजें एंटर करेगी, यहां से आपकी एंट्री होगी। और किसकी एंट्री होगी? एंट्री होगी प्रोटीन्स की। यहां से आपकी चीजें एंटर करेंगी, विच कैन बी, आई टेक एग्जांपल ऑफ प्रोटीन। समझो आपका प्रोटीन है जो आर्यन ने बनाया था, वो आपका यहाँ पे एंटर करेगा। ठीक है, एंटर करेगा यहां से। और अंदर जाने के बाद उसके अंदर आपके होंगे मॉडिफिकेशंस। जैसे आप अंदर आ गए गोल्गी के अंदर, फिर क्या होगा? दिस प्रोटीन कैन अंडरगो मॉडिफिकेशंस, दिस कैन अंडरगो मॉडिफिकेशंस एंड पैकेजिंग। एंड पैकेजिंग, ये दो चीजें आपको यहाँ पे होते हुए आपको दिख जाएंगी। अंदर आपका यहाँ पे होगा मॉडिफिकेशन, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे और होता हुआ दिखेगा यहाँ पे आपकी पैकेजिंग। तो ये दो चीजें होती है आपके गोल्गी बॉडी के अंदर। और उसके बाद क्या होगा? ये सब चीजें होने के बाद आपका प्रोटीन बाहर निकलेगा। और ये बाहर कहां से निकलेगा? इट विल कम आउट फ्रॉम द ट्रांस पार्ट। ये बाहर आपका निकलेगा फ्रॉम द ट्रांस फेज। जो ट्रांस फेज होगा वहां से ये बाहर निकलना है इसने, राइट? योर प्रोटीन इज गोइंग टू कम आउट, ओके, एंड विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ योर वेसिकल्स। तो समझो आपका ये प्रोटीन है, इसकी हम पूरी पैकेजिंग करेंगे और इसको हम बाहर निकालेंगे फ्रॉम द ट्रांसफेस। जो ट्रांसफेस आपका होगा वो यहाँ पे होगा। तो मैं कह सकता हूँ ट्रांसफेस जो होता है वहां से होता है मेरा एग्जिट, यहां से मेरा होगा एग्जिट। तो एक बार फिर देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है। यू हैव अ सिस फेज, यू हैव अ ट्रांसफेस। ट्रांसफेस से चीजें अंदर जा रही है, सॉरी सिस फेज से चीजें अंदर जा रही है और ट्रांसफेस से बाहर निकल रही है। अंदर क्या जा रहा है आपका? यहाँ पे प्रोटीन जा रहा है। प्रोटीन अंदर क्यों जा रहा है वो हम आगे देखेंगे। पहले समझ लो कि प्रोटीन अंदर जाता है क्योंकि उसमें कई बार आपको मॉडिफिकेशंस करने होते हैं, आपको कुछ डालना होता है, कुछ निकालना होता है, राइट? उसे डालने के बाद आपने उसे करनी है पैकिंग, और पैकिंग करके आप उसे फिर बाहर निकालोगे और वो बाहर निकलेगा तो वेसिकल्स के अंदर बाहर निकलेगा। दैट इज समथिंग यू गेट टू सी ओवर। ये चीज आपको वहां पे होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाती है। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस आवाज कट रही है बेटा, आवाज कट रही है। किसी ने कुछ पूछा है? ओके, शीतल ने बोला है सर मैं क्लास लेकर रही हूँ एमएमए खाना खाने के लिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है, वाह। सर न्यूक्लियस के तरफ सिस फेज होता है या ट्रांस फेज? न्यूक्लियस होगा सिस फेज, सिस। आरुषि, दैट विल बी सिस फेज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ट्रांस फेज आपका होगा टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, राइट? टुवर्ड्स द प्लाज्मा विल बी माय ट्रांस फेज। ठीक है, सो नाउ दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। ये चीज आपके यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और इसके थ्रू आपको क्या मिलेगा कि यार आपका मूवमेंट इस तरीके से आपका होगा। सिस टू ट्रांस इज गोइंग टू बी द मूवमेंट व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर, राइट? अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। याद रखना आप लोग कि आपका प्रोटीन यहाँ पे अंदर जा रहा है और प्रोटीन अंदर इसलिए भेजा जा रहा है ताकि आप उसमें कुछ चेंजेस कर सको, राइट? सो आई एम अज्यूमिंग कि सिस फेज और ट्रांस फेज आपको यहाँ पे क्लियर है। एटलीस्ट ये फेज, इतना पार्ट क्लियर है कि सिस फेज क्या होता है, ट्रांस फेज क्या होता है। ये वाला पार्ट सबको क्लियर है यहाँ पे? Yes, Yes, sir. So that is also clear to you. ठीक है, अब हम क्या करते हैं? What we do right now, we try to see यार इसके रोल क्या होता है। देखो इतना देखो कि देखो ये सब जो है ना, ये तुम जानते हो, ये सब सिस्टर्न है। ये सब मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता, ये सब सिस्टर्न है। और बीच में जो आपकी स्पेस होगी वो आपकी होगी ल्यूमेन। तो आई होप ये सब आपको मालूम है। लाइक यू कैन सी ऑल दोस थिंग, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द अर्लियर। सेम चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। लेट्स सी द रोल्स ऑफ गोल्गी बॉडी। रोल्स देखते हैं। पहला रोल, सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ माय ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ माय ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। अब मुझे ये बताओ ये दोनों का काम क्या होता है? हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, क्या काम होता है इन दोनों का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये दिखते हैं बेटा। क्या काम होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का? सेल टू सेल इंटरेक्शन, याद करो, सेल टू सेल इंटरेक्शन। Recognition. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। लेट याद आया आप लोग को। किसी को याद आ रहा है? सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड सेल रिकॉग्नाइजेशन हमने किया था। Yes, sir. Yes, sir. बेटा इतने जल्दी तो कुछ भी इवेपोरेट नहीं होता आपके पास से, तो इतनी जल्दी चीजें इवेपोरेट हो रही है। 2 दिन पहले हमने किया था। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड आर द वंस जिनका काम होता है सेल टू सेल इंटरेक्शन और सेल रिकॉग्नाइजेशन के लिए मेम्ब्रेन के ऊपर। ये बनाए जाते हैं इन द गोल्गी एपरेटस। याद रखना ये बनाए जाएंगे इन द गोल्गी एपरेटस के अंदर, इन्हें बनाया जाएगा। सो प्लीज नो दिस थिंग, इतना याद रखो, राइट? उसके अलावा यहाँ पे याद रखना है कि गोल्गी बॉडी ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स।
गोल्गी बॉडी ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ योर लाइसोसोम्स। जो आपके लाइसोसोम्स बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे, इतना याद रखना। आपके जो लाइसोसोम्स बनते हैं वो यहाँ से ही बनते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। दिस इज समथिंग व्हिच विल बी फॉर्म बाय द, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्मिंग द लाइसोसोम्स। फिर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर आल्सो नोन एज माय डिक्टोसोम्स। डिक्टोसोम्स कहाँ कहते हैं इन्हें? वेयर डू यू यूज द टर्म डिक्टोसोम? In plant. In plants. हाँ जी, this is the term I'll be using in the plants, right? Thank you. Yeah, this is the term I'll be using in the plants, right? तो ये 3 रोल आपको यहाँ पे याद रखना है, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। इसमें से 2 ही रोल है, तीसरा तो ठीक है। 2 रोल आपको यहाँ पे याद रखना है। एक को याद रखना, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, ये भी याद रख लो। मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल और आई वुड से ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो भी अंदर जा रहा है उसका ये लोग पैकेजिंग करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। ये एक आपको याद रखना है। तो ये 3 रोल पहले आपको याद रखने हैं। यू हैव रोल नंबर 1 ओवर हियर, यू हैव रोल नंबर 2 ओवर हियर एंड यू हैव रोल नंबर 3। ये 3 आपको रोल पहले यहाँ पे याद रखने हैं। क्या ये 3 रोल आपको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. I just had one more over here then. एक चीज याद रखना, ग्लाइकोसिलेशन कौन करता है? ग्लाइकोसिलेशन कौन करता है? अभी हमने देखा था ना पिछले स्लाइड के अंदर, which organelle was doing glycosylation? आवाज कट रही बेटा आपकी। आर्यार बेटा, आर्यार करता है ना आपका ग्लाइकोसिलेशन। Sir. क्या हो गया है आप लोगों को? सडनली भूख लगी है क्या आप लोगों को? आंसर नहीं आ रहे। You all suddenly Yes, sir. आर्यन करता है आपका ग्लाइकोसिलेशन। ठीक है, अरे बेटा करा क्या करो ना, देखो भूख लगी हो ना, खाते खाते हुए क्लास देख लिया करो। कौन सा तुम लोग क्लास के अंदर बैठ के क्लास कर रहे हो जो मैं आपको देख पा रहा हूँ? अपनी थाली वाली लाओ, खाना खाओ, क्लास देखो, राइट? डू दैट थिंग। ठीक है, आर्यन करता है आपका ग्लाइकोसिलेशन, ये आप जानते हो। एक और चीज याद रख लो कि कई बार आपका मेनी टाइम्स आपका गोल्गी भी कर सकता है ग्लाइकोसिलेशन। योर गोल्गी कैन ऑल्सो हैज अ पोटेंशियल टू अंडरटेक ग्लाइकोसिलेशन। सो ग्लाइकोसिलेशन ये भी कर सकता है। अब होता क्या है ना बेटा कि अगर कभी आपको क्वेश्चन आता है तो दोनों ऑप्शन वो लोग नहीं देंगे आपको। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ देम अंडरटेक्स द ग्लाइकोसिलेशन, या फिर तुम्हें आईआर देंगे या फिर गोल्गी देंगे, दोनों कभी नहीं देंगे वो आपको। ठीक है, क्योंकि दोनों में पोटेंशियल है वो करने का। ये भी आपका ग्लाइकोसिलेशन कर सकता है, इतना याद रखना आप लोग, राइट? आरआर तो कर ही रहा है, ये भी कर सकता है। ठीक है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू जो मैं बता रहा हूँ? Yes. क्या आपको Yes, समझ आ रहा है? Yes. Yes. क्या आप चाहते हो कि मैं कुछ पार्ट रिपीट कर दूं वापस से आराम से? वी वांट टू डू दैट पीपल? No, sir. जी कुछ रहेगा तो प्लीज बताइएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। देखो Sir, हाँ जी, वापस बोलिएगा, मुझे सुनाई नहीं दिया। सुनाई मतलब आवाज कट रही थी। बताइए क्या क्या? अगेन प्लीज, अगेन व्हिच वन? डिक्टोसोम। हाँ बेटा, जो प्लांट्स में जो आपको मिलता है ना गोल्गी एपरेटस, उसको हम बोलते हैं डिक्टोसोम। जो प्लांट्स में आपको जो गोल्गी एपरेटस मिलता है उसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे डिक्टोसोम। यू कॉल देम एज अ डिक्टोसोम। ठीक है, सो कुछ नहीं बेटा, एक नाम उसे अलग दे दिया और कुछ नहीं है, बाकी काम उसका सेम ही है वहां पे भी, राइट? बट प्लांट्स पे अगर मैं तुम्हारे सामने प्लांट सेल दूं और उसमें गोल्गी हो तो तुम गोल्गी मत बोलना, तो बोलना अरे सर ये तो डिक्टोसोम है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, दे आर नोन एज डिक्टोसोम इन द प्लांट्स, दैट्स इट। ठीक है, और कुछ अलग नहीं है। तो बेटा मैं आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड आप लोगों को कि यार आज घर जाके आपने गोल्गी पढ़ना है, आरआर पढ़ना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल भी आपको पढ़ना होगा, वो भी पढ़ लो क्योंकि वो आपको रिवीजन करना जरूरी है। बिकॉज यू आर नॉट रिमेम्बरिंग कि यार ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड क्या करते हैं। सो प्लीज डू रिवाइज ऑल द 4 टॉपिक्स, राइट? बाय द एंड ऑफ द डे और बाय टुमारो मॉर्निंग आई विल गिव यू द नोट्स फॉर ऑल दिस 4 टॉपिक्स, राइट? जो भी अभी तक हमने किया उसके लाइक एक जो नोट्स रहेंगे राइटअप वाला वो आपको आपके साथ शेयर करूंगा। बट प्लीज रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स अगेन स्लाइड्स को देख के, बिकॉज जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, दैट विल बी इम्पोर्टेंट बिकॉज ये सब आपको याद रखना, आपको समझना भी है। ठीक है, अच्छा आई होप यहाँ तक सबको अभी तक क्लियर है। एटलीस्ट आज का आरआर और गोल्गी आपको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है,
wait. Now, if you have any questions, please go ahead and ask your questions. अगर आपके पास कोई questions है अभी, please go ahead and